हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिवन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला फैक्टर होता है किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, स्थापित करना या किसी चीज को वेल एंड स्टेप वाइज उसको स्ट्रक्चर देना, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। It refers to creating structure of relationship for the efficient management of the enterprise। इसका मतलब होता है एक structure of relationship create करना, मतलब एक सीक्वेंस क्रिएट करना रिलेशनशिप में ताकि आपकी मैनेजमेंट क्या हो सके? इफेक्टिव हो सके। It is an important function of management concerned with the bringing together various resources। ये क्या है? एक important function है मैनेजमेंट का जिसका काम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मैन, वुमेन, मशीन्स, मटेरियल्स, मेथड्स एंड मनी, उनके साथ रिलेशन क्रिएट करना, टू उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या आप कह लीजिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग इज ऑफन यूज्ड इन टू सेंसेस। ऑर्गेनाइजिंग को दो सेंस में यूज करती है हर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट एज अ स्ट्रक्चर, एज अ होल यूज करती है। सेकंड एज अ प्रोसेस यूज करती है। एज अ स्ट्रक्चर में क्या आता है कि जो डिफरेंट पोजीशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट करना है, क्या उनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा, क्या है, कैसी उनको पार्ट्स डिस्चार्ज करनी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करना है। अगर ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काम कर रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर स्ट्रक्चर। और वहीं अगर एक एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज को किस तरीके से सीक्वेंस में लेके आना है, अगर ये काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रोसेस। डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उस काम को जो करना है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको बताना और उसको डेलीगेट करना कि वो काम कौन बेटर तरीके से करेगा। एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, और अथॉरिटी किसको कौन सी पावर देनी है, किसको किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। किस मकसद से? इस मकसद से कि जो लोग हैं वो अच्छे से काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, विदाउट वेस्टेज काम करेंगे और जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है या ऑब्जेक्टिव आप कह लीजिए, उद्देश्य है, उसको अचीव कर पाएंगे। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है लुइस ए एलन ने। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं काम को और उस काम को किस बंदे से कराना है उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटेशन कि कौन से ग्रुप को कौन सा काम देना है, दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब जब आपने डिपार्टमेंटेशन कर दिया तो उनके भी तो हेड्स होंगे ना कि आपको किस हेड को कौन सी ड्यूटी देनी है, वो भी किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग के। लास्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कि क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, और इन सब को जो कंट्रोल करता है दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज की इन सब एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ज्यादा अथॉरिटी दे दी, एक को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उनको जो अथॉरिटी दिया उसके अकॉर्डिंग आपने उसको पार ही नहीं दिया डिसीजन लेने की, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक्टिविटीज में। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स। ये जो पूरा काम है उनको एक स्पेसिफिक जॉब्स में आप डिवाइड कर दीजिए ताकि आप अपने प्लान्स को अचीव कर पाए। पहला क्या कर दिया उसने? जॉब। जॉब क्या होता है? रिलेटेड टास्क कैन बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल, ऐसे टास्क जो कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है। इट शुड हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म्ड, और हर किसी के पास एक स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए जो उनको करना है। एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी डिफाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलोंग विद द जॉब। जितना आप अच्छे से डिवीजन करेंगे ना उतना ही अच्छे से क्या होगा, आपका जो काम है, जो डिजायर्ड गोल है वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे।
नेक्स्ट आता है, आपने अब क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा बंदा कौन से काम के लिए सुटेबल है और किस तरीके से उसको ये कार्य करवाना है। फिर आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब आपको काम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, जिसके पास एफर्ट्स और स्किल्स होंगे आप उसको बेटर काम दोगे, ताकि क्या हो सके, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को आप अवॉइड कर सको। हर बंदे को कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि ये वाला काम आप करोगे, ये वाला काम आप करोगे, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी काम की, और जो स्पेशलाइजेशन एफर्ट्स है किसी इंडिविजुअल के वो भी अच्छे से इफेक्टिवली यूज होंगे। फिर आ जाता है इन एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड। मैनेजमेंट को ये ध्यान भी रखना है, हर वो एक्टिविटी हर एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी। नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है जब एक जैसी एक्टिविटीज को या सिमिलर जॉब्स को आप एक कैटेगरी में बांट देते हैं, तो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट या डिवीजन या सेक्शन, और उनको एक डिपार्टमेंट हेड के अंडर छोड़ दिया जाता है। वो जो डिपार्टमेंट हेड होता है, ही इज द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, वो स्पेशलिस्ट होता है अपने उस काम में। द डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। और जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे भी वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन। इनका क्या काम होता है, इसके पीछे क्या मकसद होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे हर डिपार्टमेंट के बीच में, और यूनिटी ऑफ एक्शन भी रहे कि कोई भी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो। और डिपार्टमेंटेशन को किस बेसिस पे किया जाता है, फंक्शंस के बेसिस पे कि किसका क्या काम है, प्रोडक्ट्स के बेसिस में कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, और टेरिटरीज के बेसिस पे कि कौन सा डिपार्टमेंट को कौन सी टेरिटरी में क्या किस डिवीजन किया जाता है, जोनल डिवीजन किस बेसिस पे किया जाता है। तो ये होता है हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट्स एंड टेरिटरीज। तो आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है हमारा, डिफाइन दी वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। अभी हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, अब उस काम को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपका क्या कार्य है, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। Once departments are formed, the department is placed under the charge of an individual. जैसे ही एक डिपार्टमेंट क्रिएट होता है तो उसको डिपार्टमेंट हेड के नीचे डाल दिया जाता है। जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। और जॉब किस बेसिस पे दी जाती है, उस इंडिविजुअल को दी जाती है जो क्या होता है, जो एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है या बेस्ट परफेक्ट पर्सन होता है उस काम को करने के लिए। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल शुड बी मैच्ड विद द ड्यूटीज। किस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एबिलिटी है, क्या एप्टीट्यूड है उसका, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करता है, उन सब के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको काम देती है। एग्जाम्पल, एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू द पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंसिंग। एग्जाम्पल सीए। वो एक्टिविटीज जो पैसों से रिलेटेड है वो उन्हीं को दी जाएगी जिनको एक्सपीरियंस होगा फाइनेंस में, पैसे से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीएस को दी जाती है। सो दिस इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, क्वालिफिकेशन जब काम को डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये भी काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंडर आता है। Last but not the least is authority responsibility relationship. Authority to enable employees and to perform job satisfactory. Authority दी जाना कि ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉय को दे दी जाती है ना, तो वो बहुत सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, मेरे काम को सराह रही है, मेरे काम को देख रही है। Superior subordinate relationship with different people and job position created so that everybody knows from whom he has to take orders and to whom he can issue orders. एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया करना, वो भी काम किसका आता है, ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे सबऑर्डिनेट को पता होता है कि उनका मैनेजर कौन है, किससे उनको ऑर्डर्स लेने हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको किसके पास जाना है। इट क्रिएट्स मैनेजमेंट हिरार्की। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ये क्या करता है, एक हिरार्की क्रिएट करता है, स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट को डिवाइड करता है, जिससे चेन ऑफ कमांड भी आप बोल सकते हो कि अगर कोई डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ने लिया है तो वो फिर लोअर मिडिल मैनेजमेंट के पास आएगा और फिर लोअर मैनेजमेंट के पास आएगा, उससे वो सारे एम्प्लॉयज तक जाएगा।
तो ये क्या होता है, ये भी दिस इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कि अगर टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उसको हिरार्की फॉलो करते हुए आना पड़ेगा। वैसे ही अगर लोअर लेवल के किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो उस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के चक्कर में उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसका मैनेजर अपने मैनेजर के पास जाएगा और इस तरीके से हायरार्की पूरी फॉलो होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। और यही एक स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में मदद करता है। लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब इन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी तो करना है ना। अगर आप कोऑर्डिनेट एक साथ ही नहीं लेके चलोगे, एक ग्रुप को आप आगे लेके दूसरे ग्रुप को आपने छोड़ दिया, तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करोगे। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, बेस है हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। आपने प्लान कर लिया, प्लानिंग में आपके बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।